नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का चौथा भाग लेकर प्रस्तुत हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और घर पर हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आने वाली कंपनी थी। विकल्प ए है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते हैं सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो फ्रांसीसी सबसे अंतिम थे जो भारत में आए और जिन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के एक मंत्री, उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और यह एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री फ्रांसिस कैरो के द्वारा भारत के अंदर 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। इसके बाद मरकारा ने भारत में फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में की थी। और इतना ही नहीं, फ्रैंको मार्टिन ने 1690 से 92 के बीच में बंगाल में चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना भी की थी, जो कि बंगाल में उसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मेरे ये सब बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही अंत में आई, लेकिन उसका प्रभाव अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगा। धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। चूंकि इससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा चुकी थी, इसलिए अपनी अपनी प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष होने शुरू हो गए। यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी कहा जाता है और इसे कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिलहाल भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आने वाली कंपनी कौन थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के एक मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कब की थी? 1664 ईस्वी में की थी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? कोलबर्ट। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? कोलबर्ट ने किया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री फ्रांसिस कैरो के द्वारा भारत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। तो विकल्प आपका ए यहां पर सही है, सूरत में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रांसिस कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। विकल्प ए सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है अड्यार युद्ध, बी है कार्नेटिक युद्ध, सी है आम्बूर युद्ध और डी है वांडिवास का युद्ध। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी,
कार्नेटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चूंकि कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था और इसलिए इसे कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कार्नेटिक युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये तीनों युद्ध भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित रहे हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, कार्नेटिक युद्ध। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस पर हमें चर्चा करना है। विकल्प ए है आपका 1744 ईस्वी, बी है 1746 ईस्वी, सी है 1750 और डी है 1752 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1746 ईस्वी में लड़ा गया। तो आप जानते हैं 1746 से 48 ईस्वी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। इस प्रकार इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। इसी युद्ध के एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अड्यार का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कि महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना इस युद्ध में विजयी रही थी। यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष अंततः ऐक्स-ला-शापेल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी के साथ ही समाप्त हो गया था। तो ऐक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में हुई थी और इसी संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1746 ईस्वी में लड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऐक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी? ऊपर के प्रश्न पर बात करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि 1748 ईस्वी में ऐक्स-ला-शापेल की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तो विकल्प यहां पर आपका सही क्या होगा? 1748 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? विकल्प ए है 1748 ईस्वी, बी है 1749 ईस्वी, सी है 1756 ईस्वी और डी है 1760 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है 1749 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहे उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, जिसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का पक्ष लिया, जिसके नाते मजबूर होकर के रॉबर्ट क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लेना पड़ा। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध में, आम्बूर का युद्ध कब हुआ था? 3 अगस्त 1749 ईस्वी को। 3 अगस्त 1749 ईस्वी के आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन युद्ध करता हुआ मारा गया, वीरगति को प्राप्त हो गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग करके त्रिचलापल्ली में शरण लिया। चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बना। तो इसी के साथ ही यह युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो कुल मिलाकर के द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 ईस्वी में। यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध के समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था। विकल्प ए है कोलबर्ट, बी है फ्रैंको मार्टिन, सी है डुप्ले और डी है गोडेहू। तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध के समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था।
जबकि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू था, जिसके काल में पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध के समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव ने अकार्ड का घेरा कब डाला था? अकार्ड का घेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के दृष्टिकोण से भी। विकल्प ए है 1750 ईस्वी, बी है 1751 ईस्वी, सी है 1754 ईस्वी और डी है 1756 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी 1751 ईस्वी में अकार्ड का घेरा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डाला गया था। तो 1751 ईस्वी तक डुप्ले की शक्ति भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली कर्नाटक की राजधानी अकार्ड से भागकर त्रिचरापल्ली में जाकर के शरण लिया। तो डुप्ले भी चांदा साहब के साथ त्रिचरापल्ली पहुंच गया और डुप्ले की इस अनुपस्थिति का रॉबर्ट क्लाइव ने जबरदस्त फायदा उठाया। क्लाइव ने तब अकार्ड को खाली देखकर 1751 ईस्वी में उसका एक प्रसिद्ध घेरा डाला, जिसे इतिहास में अकार्ड का घेरा कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव के अकार्ड के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले का अस्तित्व समाप्त कर दिया और डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर गोडेहू को भारत भेजा गया। दिसंबर 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया। तो कुल मिलाजुला करके 1754 ईस्वी में कर्नाटक का दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि कब हुई? विकल्प ए है 1752 ईस्वी, बी है 1754 ईस्वी, सी है 1756 ईस्वी और डी है 1760 ईस्वी। अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने आपको बताया था कि 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई थी और यह किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी और यह इस संधि की मध्यक्षता में गोडेहू और रॉबर्ट क्लाइव था। तो कुल मिलाजुला करके पांडिचेरी की संधि जो है 1754 ईस्वी में हुई, इसका यही सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? विकल्प है 1758 ईस्वी, बी है 1764 ईस्वी, सी है 1767 ईस्वी और डी है 1770 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 1758 ईस्वी में कर्नाटक का तृतीय युद्ध लड़ा गया। और ध्यान दीजिएगा 1758 से 63 तक कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ। तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। यह सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। तो इस युद्ध में फ्रांस ने जहां ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, तो वहीं इंग्लैंड ने प्रशा का पक्ष लिया और इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इससे फ्रांसीसी का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया और इस युद्ध के बाद भारत में यूरोप की एकमात्र शक्ति केवल और केवल इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो 1763 ईस्वी में यूरोप में अंततः पेरिस की संधि के साथ ही यह सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया, जिसे हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहते हैं, जो 1758 से लेकर के 63 ईस्वी के बीच लड़ा गया। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है 1758 ईस्वी। और इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की यह श्रृंखला समाप्त हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। That's all. Thanks to all of you.